नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे की शुरुआत करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आपको पता है, आज वीर सावरकर जी का पवित्र जन्म जयंती है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री समेत देश दुनिया में सर्वाधिक पूजे जाने वाले, आदर के योग्य आदर करने वाले वीर सावरकर जी को आज सभी ने अपनी अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी। मैं भी आदरणीय वीर सावरकर जी के श्री चरणों में अपना सत सत प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सावरकर जी के मानने वालों और सावरकर जी के प्रति अपनी गहरी आस्था, प्रेम और सद्भाव के साथ उनके और उनके अनुयायियों को मैं सादर करता हूँ। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये भी था कि आज जमायते उलेमा हिंद का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव पास हुए और उस पर समाचारों पर खूब डिबेट चल रहा है। जो प्रस्ताव पास हुए, उस प्रस्ताव को अगर मुस्लिम लोग मान लें, अपना लें, तो फिर किसी तरह का कोई झंझट विवाद रह ही नहीं जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो प्रस्ताव सिर्फ पूरी कल्पना है, एक स्टेटमेंट है जो कहने के लिए अच्छा लगता है, उस पर अमल कोई नहीं करता है। खैर, मैंने वो उस मुद्दे को महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि समाचार चैनलों पर वो आ रहा है। मैं भी 2 समाचार चैनलों पर तो कम से कम इस मुद्दे पर था, तो मैं भी क्या अब अपने चैनल पर भी इसी पर डिबेट करूं। मेरा तो टैगलाइन है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं खबरों का विश्लेषण दिखाया या बताया जाता है जो अन्य चैनलों पर या तो होता नहीं या होने नहीं दिया जाता है। तो आज चर्चा शाहरुख खान के बेटे पर। मित्रों, मोहनदास करमचंद गांधी के पवित्र जन्मोत्सव, दुनिया भर में मोहनदास करमचंद गांधी मेरे ख्याल से सर्वाधिक पूजे जाने वाले, लोकप्रिय और आदर देने वाले महान शख्सियत हैं। उनके जन्मदिन के दिन देश में ड्राई डे होता है, मतलब उस दिन दारू की दुकानें नहीं खुलती हैं, क्योंकि गांधी जी दारू के विरोधी थे। गांधी जी के जन्मस्थल गुजरात में पूर्ण शराबबंदी है और वो गांधी जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि है। गांधी जी के पवित्र जन्मोत्सव के दिन 2 अक्टूबर को शाहरुख खान का बेटा एक ड्रग पार्टी में अय्याशी करता हुआ पकड़ा गया। समाचार चैनल वाले महीनों तक शाहरुख खान के इस कार्यक्रम को दिखाते रहे। मैं तब भी इसका विरोध किया था कि ये अति सर्वत्र वर्जित है, इतनी अति करने की आवश्यकता नहीं है। वो पुलिस का काम है, नारकोटिक का काम है, वो उस पर अमल करेगी और हमारे यहाँ सक्षम न्यायपालिका है और पुलिस बल है, वो उसको देखेगा। जांच कमेटी बैठी, वो उसके समीर वानखेड़े वाला एपिसोड और महाराष्ट्र के मंत्री जी वाला एपिसोड, वो सब पर चर्चा है। वो सब समाचार चैनलों का उबासी तक का भी प्रदर्शन है, तो मैं इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं करूंगा। जैसा कि अब समाचार आया है कि शाहरुख खान का बेटा बेदाग साबित हुआ है, मतलब उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं पाई गई है। मेरा चर्चा आज इसी पर है। मित्रों, शाहरुख खान का बेटा निर्दोष करार दे दिया गया, अच्छी बात है। लेकिन जो इस बात में बात है वो ये कि क्या शाहरुख खान का बेटा निर्दोष है या निर्दोष करार करा दिया गया है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है और गंभीर चर्चा है। इसको बहुत गंभीरता से सोचने समझने वाली बात है। जब से शाहरुख खान का बेटा बेदाग साबित हुआ है, तब से चैनलों पर एक बहस छिड़ गई है। जो समीर वानखेड़े के तब भी विरोध करते थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े अपने पद का दुरुपयोग कर वसूली गैंग चलाते थे। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की वसूली उन्होंने मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से की। शाहरुख खान के बेटे को भी इसीलिए लपेटे में लिया गया, तुम मोटा आसामी है और इसे मोटी रिकवरी की जाएगी। ये तब भी समाचार चैनलों पर शाहरुख खान के मैनेजर के तरफ से और उनके कुछ बिचौलियों की तरफ से ये बात प्रचारित कराने का प्रयास किया गया। समीर वानखेड़े की बलि चढ़ गई इसी केस में। महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री नशे के सौदागरों के साथ खड़ा होता हुआ प्रतीत हुआ और हुआ भी,
क्योंकि उसका दामाद स्वयं उसमें संलिप्त था और यही समीर वानखेड़े ने उनके दामाद को रंगे हाथों पकड़ा भी था, जो कि ड्रग पेडलर है। शाहरुख के बेटे पर तो ड्रग इस्तेमाल करने का इल्जाम था। समीर वानखेड़े के समय तक शाहरुख खान के बेटे को ड्रग पेडलरों से संबंध होने तक का इल्जाम था, जैसा कि समीर वानखेड़े साहब ने बताया था। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को शायद प्रणाम। मित्रों, मैं उस ड्रग पार्टी में नहीं था और न ही मैं नारकोटिक ब्यूरो में कभी काम किया हूं तो मैं इसकी बात करूं। समीर वानखेड़े को मैंने ना देखा है, न जाना है, न सुना है कि मैं उनके क्रियाकलापों पर चर्चा करूं। चूंकि हम सामाजिक लोग हैं और समाज में होते हुए गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं और उस पर अपना निष्पक्ष विचार रखते हैं, उसी हैसियत से और उसी अनुभवों से मैं कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि शाहरुख खान का बेटा उस जहाज पर, मतलब जो 7 स्टार वाला जहाज मतलब आप ये छोटी मोटी मत समझिएगा, वो दुनिया की सर्वाधिक सारा सुख सुविधा वाला जहाज है, मतलब पानी पर तैरता जन्नत था वो। उस पर वो नमाज पढ़ने नहीं गया था, गुरबाणी पढ़ने नहीं गया था, गीता रामायण का पाठ करने नहीं गया था, महामृत्युंजय का जाप करने नहीं गया था, ना ही वो हनुमान चालीसा करने गया था। क्योंकि ड्रग के पार्टी में तो ड्रग लेने ही गया होगा या ड्रग लेने वालों के साथ मस्ती मौज करते हुए गया होगा। तो ये तो बात सत्य है कि शाहरुख खान का बेटा कोई पैगंबर साहब का साक्षात अवतार नहीं है, ना ही बजरंगबली का भक्त है। वो अव्वल दर्जे का अयास आदमी है और उसके अयासी की जितनी निंदा घृणा की जाए वो कम है। शाहरुख खान का बेटा अपने बेबुद्धि के लिए, अपने कुकर्मों के लिए, नशा के आदतों के लिए इंग्लैंड तक में कन्विक्टेड हो चुका है। क्योंकि शाहरुख का अप्रोच इंग्लैंड तक नहीं लगा, इसलिए वहां से उसको भागना पड़ा। भारत में उसके अनुयायी है, उसका पैसा है और भारत में गांधी जी से बड़ा अप्रोच तो किसी का नहीं और गांधी जी उसके तिजोरी में कैद है, ये भी बड़ा स्पष्ट है। शाहरुख खान ने अपने बयान में कहा था कि चूंकि मैं मजबूरी में, गरीबी में वो सब चीजें नहीं कर सका जो एक जवान आदमी को करना चाहिए, जो टीनेजर को करना चाहिए, मतलब उसे लौंडियाबाजी करनी चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा इतने बड़े चैनल पर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। लड़कीबाजी करने की इच्छा हो, ड्रग लेने की इच्छा हो, अयासी करने की इच्छा हो, वेश्यालय करने की इच्छा हो, वेश्यावृत्ति करने की इच्छा हो, वेश्यागमन की इच्छा हो, वो सब खुल के करे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शाहरुख खान ने इसको सिमी ग्रेवाल के चैनल पर कहा है। वो देश का सबसे प्रतिष्ठित टॉक शो होता है। सिमी ग्रेवाल राकेश परमार और प्रेमनाथ द्विवेदी जैसों की इंटरव्यू नहीं लेती, वो रतन टाटा की इंटरव्यू लेती है, मुकेश अंबानी की इंटरव्यू लेती है, अनिल अंबानी की लेती है, आदि गोदरेज की इंटरव्यू लेती है, शाहरुख खान की लेती है। मतलब वो ऐसे लोगों की साक्षात्कार करती है और वो किसी साधारण चैनल पर नहीं चलता, वो स्टार चैनल पर चलता है, वो स्टार वर्ल्ड पर चलता है जिसको दुनिया देखती है। तो ऐसे प्रतिष्ठित एंकर और ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर शाहरुख खान ने स्वयं बोला है। किसी को संदेह हो तो शाहरुख का वो बयान ले ले, देख ले। शाहरुख का बेटा जब गिरफ्तार हुआ था तो वो उसकी वो कटिंग तो हर व्हाट्सएप पर आई थी। जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास वो गया हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अंग्रेजी में था तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हम लोगों को भी समझ में आई जाती है कि वो क्या बोल रहा है। खैर, शाहरुख खान का बेटा क्या करता था, उसके पास पैसा है और उसके बाप की परमिशन हो करे, उसका बाप कमाल है, उसके बाप का वो बेटा है, हमको उससे मतलब नहीं। हमें तो बहुत बड़े मुद्दे पर चर्चा करना है कि शाहरुख का बेटा निर्दोष साबित हुआ या निर्दोष साबित किया गया। ये एक महत्वपूर्ण विषय है। मित्रों, ये संदेह क्यों उत्पन्न होता है? आप कहेंगे कि तुम वहां गए थे क्या जांच एजेंसी में? बिल्कुल नहीं गया था, लेकिन मैं 2-4 उदाहरण आपके सामने रखूंगा। हवा में बात करना मेरा प्रवृत्ति नहीं है। मैं जो बात करता हूं उसका स्पष्टीकरण और उसका सबूत भी साथ में पेश करता हूं, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट में हिट एंड रन करना मेरा स्वभाव नहीं है कि बोला और बोल के निकल गया, उसका मतलब और उसकी सफाई नहीं। मित्रों, महाराष्ट्र पुलिस छोड़िए, देश भर की पुलिस राजनीतिक रसूख के नीचे काम करती है और सत्ता के मंशा को भाप करके काम करती है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश का वोटर हूं, रहता बेशक दिल्ली में हूं, लेकिन मतदाता मैं उत्तर प्रदेश का हूं। उत्तर प्रदेश में जो मेरे मतदान से सरकार बनी है, वहां की जो अभी व्यवस्था है, जहां जिसकी व्यवस्था का दुनिया कायल है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ की है,
वो सारी मशीनरी 2017 के पहले की है। 2017 के बाद ना तो कोई वहां पर आईएएस की नई भर्ती हुई जिनको सत्ता मिली, ना ही कोई पुलिस की नई भर्ती हुई जिनको शासन का सुरक्षा देखने की जिम्मेवारी मिली, ना ही कोई और ऐसी नियुक्ति हुई जो की पॉइंट पर हो। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख सचिव, एसपी, आईजी, डीआईजी स्तर के लोग हैं वो सब के सब 2017 बैच के ऊपर के अधिकारी हैं, क्योंकि अगर 17 बैच के होते तो वो एडीएम डीएम स्तर पर ही होते, सचिव स्तर पर पहुंचते नहीं, क्योंकि वो अनुभव नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अनुभव चाहिए प्रमोशन के लिए। सब वही लोग हैं जिनके जमाने में अपराध इतना बढ़ गया था कि एक पूर्व मुख्यमंत्री और वेटरनर नेता को ये कहना पड़ा था कि बलात्कार उनका ये कोई घटना नहीं है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये लड़कपन में बच्चों के जवानी के जोश में हो जाती है, ये कोई बड़ा ही इशू नहीं है। आदरणीय कुमार श्रीकांत को जी नमस्कार। कुमार श्रीकांत साहब को प्रणाम। बाबू साहब आप कह रहे हैं आपके ऊपर जो आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी वो भी पंडित हैं और आशीर्वाद देते हैं, तो मैं बाबू साहब नहीं आपका भक्त हूँ और देश का बेटा हूं, बलिया का पुत्र हूं, तो आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी ने लिखा है कि सटीक तथ्यों के साथ सत्य प्रस्तुति आपको सादर प्रणाम। आदरणीय प्रेमनाथ जी को सादर प्रणाम जी। बादशाह गांधी को नमस्कार। तो मित्रों, पुलिस की व्यवस्था सब वही थी, प्रशासन की व्यवस्था सब वही थी, लेकिन राजनीतिक दलों की मंशा भाव करके पुलिस काम करती थी और उस वक्त का काम और आज के काम में आपको अंतर दिख रहा है। जो अपराधी एसपी को झापड़ मार देते थे, जीप के ऊपर बैठ करके असलहे को फायर करते हुए अवैध असलहे को लेकर के जुलूस निकालते थे और उनके आजू बाजू पुलिस सुरक्षा देती थी, आज वो लोग पहलवानी से लेकर के स्टेचर पर आ गए हैं। आज वो सब स्टेचर पर बैठ करके वीडियो बना रहे हैं कि देखिएगा पंजाब से यूपी आते आते तक रास्ते में जरूर गाड़ी पलटेगी, मेरा इनकाउंटर बिल्कुल हो जाएगा। आप मुद्दे को पकड़ के चलते हैं, बहुत अच्छा जी। आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को प्रणाम। आप लोगों का आशीर्वाद और आपकी सीख है, आप ही सबके वजह से कर पाते हैं, बड़ा इतनी क्षमता तो मेरे में थी नहीं। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश का अपराधी या तो जेल में है या जेलों में है, तीसरा जगह उसके लिए कोई सुरक्षित नहीं है। उन्हीं को बिहार और उन्हीं को बेस मान करके मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। बात महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस के द्वारा हुई है तो वहीं पर चलते हैं, पूरे देश के उदाहरण को लेकर के नहीं, ऊपर चलते हैं। मित्रों, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस जो जांच करती है, मैं मुंबई पुलिस के तमाम जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देता हूं, लेकिन जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिस वजह से पूरी मुंबई पुलिस को बदनामी झेलना पड़ा है समय समय पर, अपमानित और जलालत झेलना पड़ा है समय समय पर, उनके लिए तो कहना ही पड़ेगा। उदाहरण देता हूं मैं आपको। उदाहरण था कर्नल पुरोहित का मामला, उदाहरण था वो साध्वी का मामला जो आज सांसद सदस्य तक बनी। सरकार देश में कांग्रेस की थी, आईएनए जांच कर रही थी और आईएनए के जांच, एक मिनट, कुमार श्रीकांत साहब ने आदेश दिया है, आपने लिखा है कि आपकी यही काबिलियत है क्षत्रिय शिरोमणि राकेश सिंह परमार। बहुत बढ़िया। मैं क्षत्रिय हूं, शिरोमणि तो मैं अपने आप को नहीं मानता, मैं क्षत्रिय हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, वो मेरे कर्म हो सकते हैं, मेरा भाग्य हो सकता है, मेरे पूज्य माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, तो वो शिरोमणि वास्तव हैसियत नहीं है। महाराणा प्रताप शिरोमणि हो सकते हैं, वीर कुंवर सिंह हो सकते हैं, ग्रेट शिवाजी हो सकते हैं, चंद्रशेखर जी को भी मान सकते हैं। हमने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया। हाँ, आपका कृपा पात्र है और इस वजह से मैं शिरोमणि हूं, तो मुझे इतराने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रणाम। जब ये कर्नल पुरोहित वगैरह का मामला चलता था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और ये सारे के सारे लोग दोषी करार दिए गए थे और इनकी जमानतें नहीं हो पा रही थी। ये सब के सब समझौता ब्लास्ट में दोषी थे। उन सब लोगों का पुलिस ने कहा कि इन लोगों ने इकबालिया बयान कबूल कर लिया है कि जी हम दोषी हैं। निजाम बदला, देश में नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक के नेतृत्व में सरकार चली और उसके अंडर आईएनए आई। ना तो मोदी जी ने फोन करके आईएनए को कुछ कहा, आईएनए ने मनसा भापा की जो अब की बार सरकार है राष्ट्रवादी सरकार, वो राष्ट्र विरोधियों को प्रश्रय नहीं देती। वापस केस खुला,
और वापस खेल कूद करके ये सारे के सारे लोग निर्दोष थे, इसलिए निर्दोष साबित हुए। मतलब दो बातें कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी के जमाने में ठीक हुआ या मनमोहन सिंह के जमाने में गलत हुआ था। मैं ये कर रहा हूं कि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि आईएनए की गई जांच गलत थी, क्योंकि एक ही आदमी एक बार में दोषी और दूसरे बात में अगर निर्दोष साबित हो रहा है, मतलब जांच करने वाले लोगों के जांच में त्रुटि थी। अगर वो मैं ये सफेद कुर्ता पहन करके बैठा हूं तो प्रेम नारायण द्विवेदी जी को भी सफेदे दिखूंगा, कुमार श्रीकांत को भी सफेदे दिखूंगा। अगर कुमार श्रीकांत को काला और प्रेम नारायण द्विवेदी जी को लाल दिख रहा है, मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूं। इन दोनों के नजरों में कोई दोष है, इन दोनों ने लाल और काला चश्मा पहन रखा होगा, मैं भी, क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूं कि वो कैसे मेरे को देख रहे हैं, कौन सा चश्मा पहने हैं या नंगी आंखों से देख रहे हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो मतलब अगर कर्नल पुरोहित और साध्वी का ट्रायल में वो पहले दोषी करार दिए गए और बाद में निर्दोष करार दिए गए, मतलब जांच करने वाले लोगों में कहीं ना कोई कमी थी। चाहे वो अपने राजनीतिक आकाओं के मंशा को भाप करके जांच पहले गलत किया था अब सही किया, या पहले सही किया था अब गलत किया, दो ही बात हो सकता है। या तो आदरणीय मनमोहन सिंह साहब के जमाने में ये लोग दोषी थे, बिल्कुल सही जांच थी, और अब नरेंद्र मोदी जी के जमाने में लगा कि भाई ये राष्ट्रवादी सरकार है और ये उचित नहीं है, तो उन्होंने इसको निर्दोष साबित कर दिया। ये गलत है, दोनों ही गलत है। तो एक बात तो मानना पड़ेगा कि जांच एजेंसियों की गलती के वजह से कोर्ट को गुमराह होना पड़ता है। क्या शाहरुख खान के मामले में भी यही हुआ है क्या कि जांच एजेंसियां जो पहले समीर वानखेड़े के नेतृत्व में काम कर रही थी वो सही जांच की और उसको शाहरुख खान के बेटे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी पाई गई, क्योंकि बिना किसी कमी का तब का कोर्ट उसको 1 महीना से अंदर जेल में क्यों सड़ाया? क्योंकि न्यायपालिका तो वही है, न्यायालय वही है, जज तो नहीं बदले। समीर वानखेड़े का प्रस्तुत किए हुए डॉक्यूमेंट के आधार पर ही तो जज ने इसको कस्टडी दी होगी। समीर वानखेड़े ने कोई उसको अपने बाथरूम में तो बंद किया नहीं था महीना दिन से ज्यादा, बाकायदा जेल में था। शाहरुख खान का वो फटा हुआ चेहरा लेकर के जेल में अपने बेटे से मिलने की वीडियो सबने देखा था। तभी लोगों को लगा था कि यार ये तो ना सिर्फ इंसान बेहुदा है, शकल भी बड़ी बंदर जैसी है। मैं क्षमा चाहूंगा बंदरों को कहा करके, उससे बंदर ज्यादा बढ़िया लगते थे। वो तो मेकअप का कमाल था जो स्मार्ट लगता था, वैसे मेकअप के बाद भी स्मार्ट नहीं लगता है। लेकिन जो देश में कुछ लोग हैं जिनको लगता है मैं उनके भावनाओं को हाथ नहीं पहुंचाता, लेकिन उस वक्त तो वो बेचारा बिना मेकअप का आया था और लोगों ने उसका बिना मेकअप वाला चेहरा देख करके घिन महसूस किया था। खैर वो इशू था। तो मैं अपने विद्वान न्यायाधीश के विद्वता पर तो लेस मात्र भी प्रश्न नहीं कर सकता। मैं कानून का एक छोटा विद्यार्थी हूं। मैं ये कैसे कहूंगा कि जज साहब ने तब निर्णय गलत दिया था? जांच एजेंसियों ने तब ऐसी रिपोर्ट लगाई होगी जिससे जज साहब को लगा होगा कि भाई इस मामले में इसका कन्विक्शन बनता है, इसको बिहाइंड द बार होना जरूरी है। उन्होंने उसको बिहाइंड द बार किया। और अब जब समीर वानखेड़े को पद से हटा दिया गया, मैं बात पद से हटाने के पहले मैं आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी नहीं कुमार श्रीकांत साहब ने मुझे निर्देश दिया, मैं पढ़ता हूँ। आपने लिखा कि अगर परमार जी वाकई क्षत्रिय पुत्र के गौरव है तो आपके कारण कुमार श्रीकांत साहब कृपया मुझे वानखेड़े पकड़ने दीजिए, शाहरुख खान के एजेंट के रूप में मामले को डिरेल मत कीजिए। हालांकि ये मुझे मालूम है कि सबसे पहली बार आप ही के चैनल पर ये ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि वो जो ड्रग पेडलर पकड़ा गया वो शाहरुख खान का बेटा है, क्योंकि सभी समाचार चैनलों ने ये कहा था कि एक बड़े फिल्म स्टार का बेटा पकड़ा, एक बड़े फिल्म स्टार का बेटा पकड़ाया। आपने अपने चैनल सत्यप्रक भारत पर यह न्यूज ब्रेक किया था। आपने अपने फेसबुक पर सबसे पहले लिखा था, जब किसी ने नहीं लिखा था। मैं आपके उस चैनल के डिबेट में था, तो क्रेडिट गोज टू कुमार श्रीकांत जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था कि जो अरेस्ट हुआ है वो शाहरुख खान का बेटा अरेस्ट हुआ है, क्योंकि शाहरुख के दबाव में, उसके पैसे के प्रलोभन में और उसके पहुंच को देखते हुए किसी समाचार एजेंसी की हैसियत नहीं थी तो वो शाहरुख के बेटे का नाम रख दी। जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ था उसी दिन वीडियो सबके पास था, क्योंकि गिरफ्तार करके घसीट के लाया हुआ हर आदमी ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाया था, समाचार चैनल वाले भी बनाए थे, लेकिन किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया। सबसे पहले कुमार श्रीकांत ने किया था। वो कुमार श्रीकांत जैसा जीवट पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार जिसने इस मामले को ब्रेक किया
अब वो इस खबर को ब्रेक क्यों कर मैं नहीं जानता, मजे ले रहे हो तो मुझे क्षमा करने दीजिए। आज शाहरुख खान के पैसे का पोस्टमार्टम कर लेने दीजिए, लोगों को सत्य की जानकारी हो। श्रीकांत जी को पढ़ो। अब कृपया क्षत्रिय कुल का चर्चा मत करें, मैं क्षत्रिय हूं इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, मैं तो अपना नाम ही लिखता हूं राकेश सिंह परमार। गौतम जी को नमस्कार। डिटेल हो जाए मामला। तो मित्रों, शाहरुख खान का बेटा तब दोषी पाया गया कोर्ट के नजर में जब समीर वानखेड़े का तबादला हो गया। मैं ये नहीं कहता कि समीर वानखेड़े का तबादला शाहरुख खान ने करवा दिया, हो सकता है अधिकारियों का तबादला होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कह करके किसी सरकार को असमंजस में डाल दूं ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं। कोई ऐसी बातें नहीं कर सकता जो कानून के विरुद्ध हो या कानून के तहत जायज नहीं। सरकारों का अधिकार है सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर करना, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। समीर वानखेड़े का ट्रांसफर किसी दबाव में मैं नहीं मानता, वो रूटीन ट्रांसफर है, ये मैं मानता हूं। मेरा ये मानना है कि रूटीन में होगा। लेकिन जिस दिन तक समीर वानखेड़े अपने पद पर थे तब तक शाहरुख खान का बेटा दोषी था उसी न्यायालय में। जैसे ही समीर वानखेड़े का तबादला हुआ और उनके चार्ज किसी और को दिया गया, वही आईएनए, वही टीम, वही जांच एजेंसी, वही ऑफिस, वही काम करने का तरीका, वही कानूनी राइट, वही लीगल राइट, वही सारे अप्रोच, शाहरुख खान का बेटा निर्दोष साबित हो गया। तो ये बात तो बनती है ना कि भाई एक बार शाहरुख का बेटा दोषी था तो क्या तब जानबूझ के वसूली के लिए शाहरुख के बेटे को फंसाया गया, या अब जब निर्दोष हुआ तो वसूली की बात पूरी हो जाने की वजह से शाहरुख का बेटा निर्दोष साबित हुआ? मेरा प्रश्न ये है, मेरे लिए शाहरुख खान कोई मैटर नहीं। मेरे लिए उसका बेटा मरे जिए, दारू पी के मरे, भांग पी के मरे, सत्य सनातन का पूजा करते मरे, अल्लाह का इबादत करते मरे, कुरान का पूजा करते करते भगवान को प्यारा हो जाए या जीसस पैगंबर बन जावे, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे शाहरुख के बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है कि वो निर्दोष है कि दोषी है। मेरा दिलचस्पी अपने उस सिस्टम पे है जो सिस्टम एक व्यक्ति को दोषी और तुरंत उसी को निर्दोष साबित करती है। मुझे इस व्यवस्था पर प्रश्न है और मैं चिंतित उस व्यवस्था से। अगर मेरा प्रश्न आपको लगता है कि गलत है तो कृपया मुझे सुधारिए, मेरा मार्गदर्शन करिए, क्योंकि मैं शाहरुख खान मेरा मैटर नहीं है। मेरा मैटर समीर वानखेड़े और जो अभी वाली टीम है वो भी नहीं है। मेरा मैटर है कि वही आईएनए, वही जांच का काम करने का तरीका, वही जांच करने की पावर। पहले शाहरुख खान का बेटा दोषी और बाद में निर्दोष, क्योंकि मामला तो न्यायालय में गई थी, न्यायाधीश महोदय ने उसको कस्टडी दी थी, तो वही न्यायाधीश महोदय निर्दोष साबित कैसे कर दिए? हालांकि न्यायाधीश इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि भारत के फैसलों पर न्यायालय का कोई जोर नहीं। लोगों को लग रहा होगा कि न्यायाधीश करते हैं तो गलत है। मैं कानून के छोटा विद्यार्थी होने के नाते आपको बता दूं कि जैसे रेलगाड़ी का पटरी से उतरने में ड्राइवर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रेल के ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग नहीं होता, उसके हाथ में स्पीड बढ़ाने और घटाने का ही पावर होता है। स्टीयरिंग पैड के हिसाब से चलता है, जिस तरह का ट्रैक है उधर ही वो घूमेगा इंजन ट्रैक के हिसाब से, और ट्रैक निर्धारण करता है ट्रैकमैन और कंट्रोल रूम का कंट्रोल कलेक्टर। वो जो कंट्रोल इंस्पेक्टर है वो निर्धारित करेगा कि ये फलाना वाली ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। ये ड्राइवर को तो पता नहीं होता है कि वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर लगेगा या 2 नंबर पर लगेगा। वो ट्रैक डिसाइड करता है स्टेशन मास्टर और वो जो ट्रैक कंट्रोलर है वो। उसी तरह से जो जज साहिबान लोग होते हैं उनको सबूत देने की जिम्मेवारी जांच एजेंसी की होती है, पुलिस का होता है, आईएनए का होता है, सीबीआई का होता है, या जिसके जिम्मे जांच का जिम्मेवारी दी गई है आईओ का होता है। तो जज के सामने अगर वो मेरे को साबित कर दे कि मैं ड्रग पर लड़ूं, उनको मेरे को फांसी लगाना पड़ेगा। बलिया दिल्ली से उठा के ले जाएगा पुलिस, भाई ये लो तुम्हारे विरुद्ध सबूत आया है। तो मैं उस एजेंसी के जांच करने के तरीके पर प्रश्न उठा रहा हूं। अब जब सबने पैसे की बात कही है तो मैं भी एक बात कह रहा हूं, इस प्रश्न का तो जवाब आना ही चाहिए कि क्या शाहरुख खान का बेटा तब पैसा ना देने के चक्कर में बंद हुआ और अब पैसा देके निर्दोष साबित हो गया, या शाहरुख खान का के बेटे को पैसे लेने के लालच में वसूली के लिए गिरफ्तार किया गया और जब वसूली की बात पूरा हो गया तो उसको निर्दोष साबित कर दिया गया?
या शाहरुख खान के बेटे को निर्दोष साबित इसलिए किया गया को वाकई निर्दोष था, तो फिर वो 1 महीना बंद था, उसकी क्या? मेरा प्रश्न आज है, शाहरुख खान के बेटे की बात मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं कि जब तक मैं शाहरुख नहीं करेगा, आप समाचार को आगे बढ़ने नहीं देंगे और आप सुनेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं होता कि देश में सैकड़ों हजारों लोग शाहरुख के बेटे की तरह से सड़ रहे हैं, उनका जमानत लगाने वाला कोई नहीं है। किसी को 2 महीने की सजा हुई है, किसी को 1.5 महीने की सजा हुई है, और 5-5 साल से वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो मेरा 1.5 महीना कब पूरा होगा, क्योंकि अभी वो ट्रायल में है और ट्रायल को काउंट नहीं की जाती। ट्रायल के बाद जब कोर्ट में जाएगा तो विद्वान न्यायाधीश कहेंगे कि इनको 3 महीने के लिए कस्टडी, कीप इन कस्टडी फॉर 3 मंथ, तो फिर वो 3 महीने की होगी। अगर वकील उनका तगड़ा हुआ तो कहेगा कि सर 3 साल तो पहले से काट दिए हैं, तो कहिए ठीक है, बरी करो, पीछे ही काट चुका है। तो वो बड़े बड़े लोगों में काउंट होती है कि जी 3 महीना तो ट्रायल में कट गया, 2 महीना फलाने में कट गया, फिर 2 महीना और बच रहा है। संजय उजय दत्त जैसे अपराधियों का, आम अपराधियों को फिर उस दिन से 3 महीना काउंट होता है। लेकिन चूंकि शाहरुख का बेटा है इसलिए वो समाचार पर आ गया। किसी समाचार पर नहीं आया कि शाहरुख के साथ और कई लोग बंदी थे, उनमें से भी कई लोगों को दोषी और कई लोगों को निर्दोष साबित किया गया है, उनके साथ किस तरह निशान है। तो मित्रों, लबोलवाब ये है कि हमें इस व्यापक बहस को आगे बढ़ाना चाहिए और जांच एजेंसियों के जांच करने के तरीके पर बड़ी, कड़ी और तगड़ी क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि जांच एजेंसियों की जांच संदेह के घेरे में है। वो ना सिर्फ कर्नल पुरोहित का मामला है, और भी बहुत सारे मामले हैं। राज्य सरकारों में एक लोगों का क्या मैं नाम लूं। आप लोगों ने देखा होगा दाऊद इब्राहिम का, खासम खास जब सरकार में थे दाऊद इब्राहिम के सारे गुर्गे छूट जाते थे। आज जब एक बल ऐसी आई है जिसमें दाऊद का संबंध नहीं है, दाऊद के लोगों को अब जाकर के पकड़ा जा रहा है। 2-4-10 दिन पहले पता चला कि आईएनए और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दाऊद के गुर्गों का संपत्ति को कुल किया और उनके घर दबिश दी। आप समझिए, मतलब मामला 90 का है और आज जाके पकड़ा जा रहा है। 90 के बाद जांच एजेंसियों को लगा कि अभी की सरकार शायद दाऊद का खासम खास नहीं है। और भी राज्य में किसी का नाम लेकर के यहाँ पर बेमतलब बवाल करने की नहीं सोच रहा हूँ। लालू प्रसाद वाला मामला आप देख ही रहे हैं, और मुलायम सिंह वाला मामला आप देख ही रहे हैं, राम भक्तों को गोली चलवा दिया, उनको कोई केस नहीं बना। मायावती वाला मामला आप देख ही रहे हैं। मायावती एक मामूली चपरासी की बेटी थी, अरबों खरबों की कमाई की, और वो किसी जांच एजेंसी के दायरे में नहीं है, वो निर्दोष घूम रही है। मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी में मास्टर थे, साइकिल खरीदने की पैसा नहीं थी, आज उनके पास कितना पैसा है उनको खुद ही मालूम नहीं है, किसी जांच एजेंसी के जांच के दायरे में नहीं आए। मतलब इसका मतलब तो नहीं है ना कि मुलायम सिंह संत शिरोमणि है, मायावती संत शिरोमणि है। नहीं, ये सब के सब अपराधी है। आर्थिक अपराध इन्होंने किया है, कई लोगों ने तो आपराधिक अपराध भी किया है, लेकिन चूंकि एजेंसी इनके तलवे के नीचे है, इस वजह से निर्दोष साबित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है। आपने देखा होगा, आपके गांव के प्रधान जी, आपके गांव के विधायक जी, आपके इलाके के सांसद जी भीख मांगा करते थे, एमपी एमएलए प्रधान और सांसद बन गए तो लाखों करोड़ में खेलने लगे और चौड़े में कह रहे हैं कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाए, और पुलिस नपुंसक के तरह से चुपचाप रहती है, क्योंकि उनको पता है कि गिरफ्तार करने का सबूत जो मैं दूंगा उसके पहले मेरा ट्रांसफर हो जाएगा। हमको अपने पुलिस बल को तटस्थ बनाने, मजबूत बनाने की मुहिम चलाना चाहिए, लेकिन चूंकि हम इस बात में व्यस्त हैं कि ज्ञान वापी मंदिर में मंदिर वाकई मिला है या वाकई मस्जिद था, इन पर व्यस्त है। उसके अलावा और भी है। मैं सत्य सनातनी होने के नाते ये भी मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर मेरे आस्था के किसी केंद्र को कोई अपमानित कर रहा था तो उसको निकलवाना चाहिए, छुड़वाना चाहिए। लेकिन मेरे लिए अगर एक मुद्दा महत्वपूर्ण है तो मैं ये मुद्दा को महत्वपूर्ण मानूंगा कि सुरक्षा बल को नपुंसक बनाने का जो प्रयास राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, ये तुरंत का तुरंत बंद हो, नहीं तो शाहरुख खान का बेटा कभी दोषी साबित होगा, कभी निर्दोष साबित होगा, न्यायपालिका हंसी का पात्र बनेगी और समाचार चैनलों पर भवड़ा प्रदर्शन चलेगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि समाचार चैनलों पर इस बात पर तो बहस हो रहा है कि समीर वानखेड़े को क्या सजा मिलनी चाहिए, गलत जांच करने पर समीर वानखेड़े पर क्या क्या केस बनता है, और शाहरुख खान के साथ सिंपैथी दिखाने का प्रयास समाचार चैनलों पर चल रहा है। लेकिन किसी भी समाचार चैनल का एंगल मेरा वाला एंगल नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि शाहरुख का बेटा कभी दोषी और कभी निर्दोष साबित हुआ। आप समझिए, आप समझदार लोग हैं, मुझे आपके समझ पर पूरा भरोसा है।
और अगर आप समझ जाएंगे तो फिर ये सरकारें भी समझ जाएंगी, क्योंकि सरकारें समझदार बहुत होती हैं। उनको आपके समझ की समझ रहती है, आपके समझ का ज्ञान रहता है, और उनको लगता है कि आप किसी मुद्दों को समझने लगते हैं, वो उसके साथ खुद को एसोसिएट कर लेती हैं। राजनीतिक लोगों का स्टेटमेंट को देखिए, क्योंकि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश बढ़िया है, और दक्षिण भारत में जाते हैं तो कहते हैं कि यूपी वाले लोगों की कुछ IQ कमजोर है, समझ शक्ति खराब है। आंध्र प्रदेश में जाते हैं तो यूपी के आम को खराब और आंध्र प्रदेश के आम को अच्छा कहते हैं। मतलब वो भीड़ को एड्रेस करते हैं, इंसान को नहीं। ये लोग इंसान को एड्रेस करने लगे, ये आप चाहेंगे तभी होगा। और मेरा आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको लगता है कि मेरा मांग जायज है तो कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी समूह में साझा करिए। तब तक ईश्वर आपको हर बुरी आदतों से दूर रखें, हर गंदी आदतों से दूर रखें, और गंदी संगतों में तो बिल्कुल ना लाए। क्योंकि शाहरुख का बेटा बिगड़ा इसलिए क्योंकि उसकी संगत गलत थी, क्योंकि वो कीचड़ में जन्म लिया था और कीचड़ में ही पला बढ़ा। जो आदमी कीचड़ में बढ़ेगा, कीचड़ में रहेगा, उसे कीचड़ के छींटे तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसे खुशबू कहाँ से आएगी। लेकिन वो उसको मुबारक, आपको वो ना मिले। इसी बात की दुआ शुभकामना के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत के कानून और जांच एजेंसी की जय हो। विद्वान न्याय